2009 के अंदर लॉन्च होने वाले बिटकॉइन की वैल्यू 2010 के अंदर सिर्फ $0.01 थी। $1 के अंदर आप 100 बिटकॉइन खरीद सकते थे कि इसकी वैल्यू $0.01 से $58,000 तक कैसे पहुंची, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, साकिब अली टेक्सटाइल वर्ल्ड की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो के अंदर आजकल का हॉट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे काम करती है, ये कैसे क्रिएट की जाती है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको स्पेंड कैसे किया जाता है, इसको खर्च कैसे करना है, क्या ये सिक्योर है, क्या मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। क्रिप्टो करेंसी, ये नाम सुनते ही आपके जहन में बहुत सारे सवालात जन्मते हैं। क्या ये कोई फिजिकल चीज है? ये कैसे बनाई जाती है? क्या ये कोई कॉइन्स, रियल कॉइन्स हैं? क्या इसको बनाने वाली कोई सेंट्रल अथॉरिटी है? ये मैं कहां से खरीद सकता हूँ? इसको मैं यूज कैसे कर सकता हूँ? इसको डिजिटल गोल्ड क्यों कहते हैं? क्या कभी ये फिएट करेंसी या करेंसी नोट्स जिनको हम जानते हैं, या डिजिटल करेंसी जो एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है बैंकिंग सिस्टम, क्या उसको कभी रिप्लेस कर पाएगी? आखिर ये क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम काम कैसे करता है? क्या ये सिक्योर है? क्या मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज फेक हैं? फेक क्रिप्टो करेंसीज कैसे मैं पहचान सकता हूं? क्रिप्टो करेंसी का आज क्या स्टेटस है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? इन सारे सवालों को जवाब मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन को प्रेस कीजिए, टैप कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बात हम कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रिप्टो और करेंसी। करेंसी के बारे में तो आप जानते हैं, कोई भी चीज जो एक लिमिटेड सप्लाई में हो और अपने अंदर वैल्यू रिटेन करे, हम उसको करेंसी कहते हैं। जैसे गोल्ड, जैसे डॉलर, जैसे सिल्वर, कोई भी प्रीशियस स्टोन, ये सारी की सारी करेंसी के तौर पे यूज हो सकती हैं। क्रिप्टो का मतलब क्या है? क्रिप्टो का मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप जैसे ही अपने व्हाट्सएप की चैट्स खोलते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ, किसी के साथ चैट कर रहे हैं, उसको चैट विंडो जब ओपन करते हैं तो आपको सबसे टॉप के ऊपर एक चीज नजर आती है लिखी हुई, जिसमें लिखा होता है कि आपकी जो चैट है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन के जरिए सिक्योर की गई है। इसका क्या मतलब होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन, आपके हाथों से टाइप किए गए मैसेजेस जो हैं वो आपके मोबाइल के अंदर इनक्रिप्ट किए जाते हैं। इसका मतलब एक ऐसे इन्वेलप, एक ऐसे ब्लैक बॉक्स के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन को बंद कर दिया जाता है जो सिर्फ आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका रेसिपिएंट जो है आपके मैसेज को रिसीव करने वाला खोल सकता है। आपके और आपके दोस्त के दरमियान जितने भी नोड्स आते हैं, जितने भी पीसेस आते हैं, जहां जहां से वो मैसेज गुजरता है वहां पे आपके मैसेज को रीड नहीं किया जा सकता। ये व्हाट्सएप क्लेम करता है और जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हैं वो क्लेम करती हैं कि उनकी चैट्स जो हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं। यही इनक्रिप्शन आप अपने मैसेज को अपने मोबाइल से इनक्रिप्ट करते हैं और आपका दोस्त अपने मोबाइल पे जब मैसेज को रिसीव करता है तो वो उसको डिक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्शन का रिवर्स प्रोसेस जो है वो डिक्रिप्शन कहलाता है। वो आपका दोस्त अपने मोबाइल पे कर रहा है, तो इस इंक्रिप्शन, इस डिक्रिप्शन, इस प्रोसेस को हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी से निकला है। इसका मतलब यह है कि ऐसी करेंसी जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स को यूज करते हुए जनरेट की जाती है, इसकी ट्रांजैक्शन क्रिप्टोग्राफी के थ्रू की जाती है, इसकी वेरिफिकेशन क्रिप्टोग्राफी के थ्रू की जाती है, इसकी लेजर क्रिप्टोग्राफी के जरिए मेंटेन की जाती है। इस करेंसी को हम क्रिप्टो करेंसी का नाम देते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूज होने वाले बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स आएंगी जिनको मैं वक्तन फवक्तन इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो चलिए वीडियो के अंदर मजीद आगे बढ़ते हैं। करेंसी क्या है? करेंसी, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि हर वो चीज जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर की जा सकती हो और उसकी सप्लाई को लिमिट किया गया हो। मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर रही हो, हम उसको करेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गोल्ड की सप्लाई अनलिमिटेड कर दी जाए तो गोल्ड के अंदर करेंसी वाली खासियत जो है, प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड नहीं है। इसी तरह सिल्वर जो है वो अगर इतना आम हो जाए, जैसे हमारे मुल्क में नमक मिलता है, तो सिल्वर के अंदर वैल्यू स्टोर करने की खासियत खत्म हो जाएगी। इसी तरह डॉलर, अगर हर मुल्क डॉलर
प्रिंट करना स्टार्ट कर दे और उसको इजाजत हो जाए कि वो डॉलर प्रिंट कर सकता है, तो फिर डॉलर की जो वैल्यू है, जो आज डॉलर की डिमांड है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो एंड हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम ऑयल की बात करें, ऑयल अगर दुनिया के हर मुल्क से निकलना स्टार्ट हो जाए तो ऑयल का दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने का जो पावर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब जो दौर आया है वो क्रिप्टो करेंसी का है, जिसके पीछे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ये कैसे काम करती है, बगैर किसी किस्म के सेंट्रल अथॉरिटी के इसकी ट्रांजैक्शंस को कैसे मैनेज किया जाता है, किसने किसको कितने क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स ट्रांसफर किए, इसको मैनेज कैसे किया जाता है, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। क्रिप्टो करेंसी की मिसाल लें तो बिटकॉइन और ईदर, मोनेरो, लाइटकॉइन, बहुत सारे 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। लोग उनकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी अगर देखें तो बिटकॉइन और ईदर है। बिटकॉइन की बात करें तो आपने सुना ही होगा, बिटकॉइन कि फरवरी के अंदर जो वैल्यू थी वो $58,000 क्रॉस करके, मींस हमारे मुल्क के 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन। 2009 के अंदर लॉन्च होने वाले बिटकॉइन की वैल्यू 2010 के अंदर सिर्फ $0.01 थी। $1 के अंदर आप 100 बिटकॉइन खरीद सकते थे कि इसकी वैल्यू $0.01 से $58,000 तक कैसे पहुंची, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप कोई चीज खरीदते हैं, आप कार, बाइक, साइकिल, कोई चीज खरीदते हैं, आप ग्रोसरी करते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपका पेमेंट मेथड क्या होता है? पेमेंट मेथड आपका कैश भी हो सकता है, आप डिजिटल करेंसी भी पेश कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपने बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं, जैज कैश या इजी पैसा के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इन सब मेथड्स के अंदर एक चीज कॉमन है, एक सेंट्रल अथॉरिटी इनको कंट्रोल कर रही है। आपका बैंक, जैज कंपनी, टेलीनॉर कंपनी, यूफोन कंपनी, ये सारे की सारी सेंट्रल अथॉरिटीज हैं जो आपके बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। उनकी एक प्राइवेट लेजर होती है जो वो कंट्रोल करते हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करते हैं। आप 100 रुपीज का नोट एक बार ही स्पेंड कर सकते हैं, उसको डबल स्पेंड नहीं कर सकते। इसी तरह डिजिटल कैश के अंदर, डिजिटल करेंसी के अंदर भी आप अपने 1000 रुपए 2 अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं कर सकते। 2 अकाउंट में 1000 ट्रांसफर करेंगे तो आपके अकाउंट से 2000 कटेंगे, 1000 नहीं कटेगा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी सबसे मेन इशू डबल स्पेंडिंग का है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर कौन सी अथॉरिटी है जो ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती है, डबल स्पेंडिंग को कंट्रोल करती है, फेक एंट्रीज को कंट्रोल करती है? तो इसके पीछे जो बैकबोन टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन की है। अब हम आपको ब्लॉकचेन एक्सप्लेन करेंगे। ये एक टेक्निकल टर्म आ गई है नई, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आखिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है जिसकी बेस पे ये क्रिप्टो करेंसी काम करती है? ब्लॉकचेन एक ऐसी डिजिटल वर्चुअल पब्लिक लेजर है, एक ऐसा डेटाबेस है जो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं है। ये एक ऐसा डेटाबेस है जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर होने वाली तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अगर ए किसी बी को बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करता है तो उसके अगेंस्ट, इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एक ब्लॉक जनरेट होता है जिसको हम पेंडिंग ब्लॉक कहते हैं। इस पेंडिंग ब्लॉक के अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, उसका सेंडर, उसका रिसीवर, दोनों की आईडीज, उसकी अमाउंट, एक टाइम स्टैम्प। चेन ऑफ ब्लॉक्स या ब्लॉकचेन का हिस्सा बनने के लिए इस पेंडिंग ब्लॉक को माइनर्स के हवाले किया जाता है। ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है जिसके अंदर हर बंदा जो क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहा है, खास तौर पे माइनर्स जो क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करते हैं, उनके पास ये ब्लॉक जाता है। उनके लिए ये एक मैथमेटिकल पजल होता है, उन्होंने इसको सॉल्व करना होता है और ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाना होता है। पेंडिंग ब्लॉक है, इस पेंडिंग ब्लॉक का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्क्रीन पे आपके सामने इस पेंडिंग ब्लॉक का स्ट्रक्चर सामने आ रहा होगा। इस ब्लॉक के अंदर एक क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है। क्रिप्टोग्राफिक हैश क्या होता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं ब्रीफली। उसके बाद इस ब्लॉक के अंदर क्या चीज होती है? ट्रांजैक्शन डिटेल्स। ट्रांजैक्शन डिटेल्स में मैं आपको बता चुका हूं कि सेंडर और रिसीवर की कुछ आईडीज होती हैं, टाइम स्टैम्प होता है, नॉन्स होता है। अब इस ब्लॉक को
हमने ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाना है तो उसके लिए माइनर्स मैदान में आते हैं। तो माइनिंग क्या है ये आगे चल के वीडियो के अंदर मैं आपको माइनिंग भी एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हैशिंग के बारे में बताना चाहता हूं। क्रिप्टो करेंसी की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हैशिंग के बारे में पता होना चाहिए। हैशिंग एक ऐसा ब्लैक बॉक्स होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल एल्गोरिदम होता है, एक ऐसा कंप्यूटेशनल बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारी इनपुट्स आती हैं या डिफरेंट साइजेस की इनपुट्स आती हैं और उसने एक फिक्स्ड साइज की आउटपुट देनी होती है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूज होने वाला जो हैशिंग एल्गोरिदम है वो SHA-256 है, जो सबसे सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम समझा जाता है। इसकी इनपुट पे वो पेंडिंग ब्लॉक आता है और इस जो ब्लैक बॉक्स हैशिंग एल्गोरिथम की आउटपुट होती है वो फिक्स साइज 32 बाय 256 बिट होती है। क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के ऊपर एक ट्रांजैक्शन कमिट हो जाती है या उसको कहें कि वो ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाती है तो ये हैश वैल्यू जो ब्लॉकचेन का हिस्सा बनती है ये हैश वैल्यू ट्रांजैक्शन आईडी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यही ट्रांजैक्शन आईडी या हैश वैल्यू आप ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी तक अगर हम रिवाइंड करें तो हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या क्या जाना है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जो एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही, यह डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में पीयर टू पीयर नेटवर्क के तौर पे काम करती है। इसकी अंडरलाइंग जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन क्या है? एक ऐसा पब्लिक लेजर है, एक ऐसा पब्लिक डेटाबेस है जो क्रिप्टो करेंसी यूज करने वाले हर बंदे की पहुंच में होता है। इन ब्लॉकचेन्स को बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग यूज की जाती है। तो वीडियो में मजीद आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट कहां से हुई। 2008 के अंदर सतोशी नाकामोटो के नाम से एक रिसर्चर था जो आजकल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का इन्वेंटर समझा जाता है। उसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया डिसेंट्रलाइज्ड या सेंट्रल अथॉरिटी के बगैर एक ऐसी करेंसी का, एक ऐसा कैश सिस्टम का जिसके अंदर हुकूमत का या सेंट्रल अथॉरिटी का बैंकिंग सिस्टम का कोई अमल दखल ना हो। 2009 के अंदर उसने बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया और बिटकॉइन की माइनिंग खुद स्टार्ट की और वो जो पहला ब्लॉकचेन का हिस्सा बना उसको हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। इस जेनेसिस ब्लॉक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन सतोशी नाकामोटो ने डाली। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हर एक ब्लॉक अपने से पिछले ब्लॉक को लिंक करता है। हर एक ब्लॉक के पास प्रीवियस ब्लॉक का एक हैश होता है। तो अब हम बात करते हैं ये क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन या ईथर ये बनता कैसे है, इसको क्रिएट कैसे किया जाता है। इसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट नहीं कर रही। ये एक ऐसा पीयर टू पीयर नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे नोड्स जिनको हम माइनर्स बोलते हैं वो कनेक्टेड हैं। उनके पास कंप्यूटेशनल पावर होती है, उनके पास हजारों ऐसे पीसी होते हैं जिनको ASIC कहते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनके जरिए वो अपनी कंप्यूटेशनल पावर्स को यूज करते हुए वो जो मैथमेटिकल फंक्शन हमने हैश फंक्शन जिक्र किया था वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही एक बंदा दूसरे को बिटकॉइन ट्रांसफर करता है तो पीयर टू पीयर नेटवर्क या क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के अंदर एक पेंडिंग ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। ये पेंडिंग ब्लॉक एक ऐसी अनकमिट ट्रांजैक्शन होती है या अनवेरिफाइड ट्रांजैक्शन होती है जिसने अभी ब्लॉकचेन का हिस्सा बनना है। तो इसको ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाने के लिए माइनर्स की हेल्प ली जाती है। अब माइनर इसका क्या करते हैं? पीयर टू पीयर नेटवर्क या क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क पे मौजूद जितने भी माइनर्स होते हैं वो इस पेंडिंग ब्लॉक को लेते हैं, अपनी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को यूज करते हुए इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस ब्लॉक का एक हैश क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो उस ओरिजिनल वैल्यू जो उसका हैश बन सकता है उस हैश के करीब करीब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही कुछ सर्टेन नंबर ऑफ जीरोस उसके स्टार्ट में आ जाते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि 6 जीरोस, अगर उसके स्टार्ट में 6 जीरोस आ जाते हैं तो वो हैश कैलकुलेट करने वाला पीसी उसको नेटवर्क पे भेजता है। जब वो उसके ओरिजिनल हैश के साथ मैच किया जाता है और देखा जाता है कि ये करीब तरीन मैच हो सकता है इस हैश वैल्यू का, तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कंसीडर किया जाता है। जब उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कंसीडर किया जाता है तो वो पेंडिंग ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है। और माइनर को क्या मिलता है?
माइनर को हर ब्लॉक को वेरीफाई करने के अगेंस्ट एक रिवार्ड दिया जाता है क्रिप्टो करेंसी की सूरत में। ये जो रिवार्ड होता है यही नई क्रिप्टो करेंसी को जन्म देता है। जितने ज्यादा रिवार्ड मिलते जाते हैं ये करेंसी टोटल कॉइन बेस के अंदर ऐड होती जाती है। अब ये जो माइनिंग है, ये माइनिंग कोई इजी टास्क नहीं है। माइनिंग के लिए बहुत पावरफुल हार्डवेयर आपको चाहिए होता है। माइनिंग करने के लिए टेक्निकली एक टर्म यूज की जाती है प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर देखा जाता है कि काम करने वाला पीसी, कंप्यूटेशन करने वाला पीसी कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हर एक ब्लॉक को सॉल्व करने या उसका एक डेफिनेट हैश कैलकुलेट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है। बिटकॉइन की अगर एग्जांपल लें तो इसका एक ब्लॉक पेंडिंग ब्लॉक से ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाने के लिए एटलीस्ट 10 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसका ये डिफिकल्टी लेवल होता है जिसको हम ब्लॉकचेन हाइट भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो माइनर्स हैं उनको रिवार्ड क्या मिलता है। जैसे वो एक ब्लॉक वेरीफाई करते हैं, ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाते हैं, तो उनको कॉइन्स मिलते हैं। वो ईथर कॉइन्स ईथर नेटवर्क में और बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर उनको रिवार्ड किए जाते हैं। ये जो रिवार्ड है वो वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। 2010 के अंदर बिटकॉइन की माइनिंग जब स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त एक ब्लॉक को वेरीफाई करने का, एक ब्लॉक को ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाने के अगेंस्ट 50 बिटकॉइन मिलते थे। बहुत ज्यादा अमाउंट है आजकल के दौर में अगर हम सोचें तो उस वक्त के हिसाब से बहुत कम थी, क्योंकि उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू नहीं थी। 2012 के अंदर ये अमाउंट हाफ हो गई, 25 बिटकॉइन। इसका एक डेफिनेट फार्मूला है, 4 साल के बाद या 2,10,000 ब्लॉक्स ब्लॉकचेन का हिस्सा बनने के बाद इसका जो रिवार्ड है वो हाफ हो जाता है। ये सतोशी नाकामोटो ने अपने जेनेसिस ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड कर दी थी जिसकी बेस पे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी काम कर रही है। अब 2016 के अंदर जो इसकी वैल्यू थी मजीद हाफ हो गई, 12.5 बिटकॉइंस पर ब्लॉक रिवार्ड किया जाने लगा। तो 2020 के अंदर जो लास्ट इसकी हाविंग हुई है, इसको हाविंग बोलते हैं, वो 12.5 से 6.25 बिटकॉइन है। करंटली अगर आप माइनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं बिटकॉइन के अंदर तो हर एक ब्लॉक वेरीफाई करके ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाने पर आपको 6.25 बिटकॉइंस रिवार्ड किया जाएगा। तो मजीद 2024 के अंदर ये रिवार्ड मजीद हाफ हो जाएगा, जिसके अंदर इसका जो रिवार्ड होगा पर ब्लॉक 3.125 बिटकॉइन आपको मिलेगा। तो ये जो हाफ हो रहा है इसका क्या मकसद है? आपको याद होगा वीडियो के स्टार्ट के अंदर हमने बात की थी कि करेंसी की एक खसूसियत होती है कि उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है। क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई को कैसे लिमिट किया जाएगा? तो क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई को लिमिट करने के लिए ये हाविंग यूज की जाती है। हाविंग के अंदर ये हो रहा है कि आपके हर 4 साल के बाद जो बिटकॉइन रिवार्ड है वो कम होता जा रहा है, और ये इतना कम हो जाएगा कि बिटकॉइन के टोटल कॉइन्स जो हैं वो बढ़ना बहुत ही कम हो जाएंगे। अभी जो नंबर ऑफ बिटकॉइंस चल रहे हैं वो 18.65 मिलियन के लगभग हैं, और इसका जो इन्वेंटर था उसने इसकी जो प्रेडिक्ट की थी, जो टेक्निकली उसने इसको लिमिट किया था, वो 21 मिलियन तक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2010 से लेकर 2021 तक ऑलमोस्ट एक डेकेड के अंदर इसका 90%, 85 to 90% बिटकॉइंस का जो वॉल्यूम है वो क्रिएट हो चुका है। बिटकॉइन की लास्ट माइनिंग या लास्ट ब्लॉक की वेरिफिकेशन होगी वो 2140 में प्रेडिक्ट की जाती है, लेकिन वहां तक पहुंचने तक बिटकॉइन की रिवार्ड वैल्यू है वो बहुत कम होती जाएगी। उसके बाद क्या होगा ये देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। यूजुअली जहां जहां मैं क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहा हूं वहां पे मैं बिटकॉइन को ही रेफर करूंगा या इधर को रेफर करूंगा। बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते हैं कि 2010 में आने वाले बिटकॉइन को कहां एक्सेप्टेंस मिली। 2011 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन EFF एक फाउंडेशन है, उसने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। 2011 के अंदर ही विकीलीक्स ने बिटकॉइंस को एक्सेप्ट करना शुरू किया। 2013 के अंदर बहुत सारी फूड चेन्स, ऑनलाइन स्टोर्स ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। 2014 में मजीद इसकी एक्सेप्टेंस US कनाडा के अंदर बढ़ गई, यूरोप के अंदर बढ़ गई। US की एक गेमिंग फर्म है, ऑनलाइन गेमिंग फर्म है जिंगा के नाम से, तो इन गेम एसेट्स की खरीदारी के लिए, इन गेम एसेट्स जो आप खरीदते हैं, वेपन्स खरीदते हैं, तो उनकी खरीदारी के लिए बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया जाने लगा। लास वेगस के अंदर बहुत सारे होटल्स के अंदर बिटकॉइंस को एक्सेप्ट किया जाने लगा। 2016 के अंदर ही जापान ने इसको लीगलाइज कर दिया। US के अंदर इस वक्त 5 से 6 हजार के करीब ATM मशीन्स मौजूद हैं। फरवरी 2021 के अंदर बिटकॉइन की वैल्यू $58,000 क्रॉस करती है।
उसके पीछे भी जो एक चीज समझी जाती है वो टेस्ला का बिटकॉइंस की $1.5 बिलियन की खरीदारी है, जिसने इसकी डिमांड को बूस्ट किया। चलें, ये तो हो गया बहुत सारी चीजें जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में थी। इसमें टेक्निकल डिटेल्स हमने डिस्कस की, ये कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, माइनिंग क्या होती है, हैशिंग क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, ये सारी टेक्निकल टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब बात करते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारी फेक क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। अभी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी 2000 से ज्यादा लीगल क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर मौजूद हैं। इन क्रिप्टो करेंसीज की रियल वैल्यू जानने के लिए या मार्केट के अंदर एक्सेप्टेंस जानने के लिए coinmarketcap.com के नाम से एक साइट है जो आपको इनकी करंट वैल्यू बताएगी, इसकी एक्सेप्टेंस बताएगी, इनकी 7 डे 30 डे एवरेज डिमांड एंड सप्लाई बढ़ाएगी, इनकी वैल्यू के अंदर इंक्रीज डिक्रीज आपको बताएगी। अब हम क्रिप्टो करेंसीज जो फेक हैं उनको कैसे जान सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी फेक क्रिप्टो करेंसीज कौन कौन सी हैं। जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर एक पाई कॉइन के नाम से फेक क्रिप्टो करेंसी सर्कुलेट कर रही है, जो लोगों के पैसे जाया करने या लोगों से पैसे स्नैच करने के अलावा एक और कुछ नहीं है। जैसे कि कुछ अर्सा पहले एक बक्स कॉइन के नाम से एक चीज आई थी जिसका कोई अब वजूद नहीं है, वो स्कैमर से। तो स्कैमर से बचने के लिए आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी को लेके स्कैमर से बचने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए आपने कौन कौन सी चीजें वेरीफाई करनी है। सबसे पहले तो ये देखना है कि आप ऑनलाइन जाके देखें। जैसे कि ये मैंने coinmarketcap.com आपने को एक साइट बताई, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको बताती हैं कि लिस्टेड क्रिप्टो करेंसीज कौन कौन सी हैं, उनकी रियल करंट मार्केट वैल्यू जो है वो देख सकते हैं। ऐसी करेंसी जो मार्केट के अंदर एक्सेप्ट की जा रही है उसका एक फ्यूचर है। एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट के अंदर एक्सेप्ट की जा रही है वो एक ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है, वो फेक नहीं है। क्रिप्टो करेंसी क्योंकि अभी इन्फेंट है और इसकी जो वैल्यू के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो अभी अचीव नहीं हो सकी, क्योंकि इसने अभी फिएट करेंसी को डिजिटल करेंसी जो सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है उसको रिप्लेस करने के लिए इसको अभी टाइम लगेगा। तीसरी चीज जो आप को देखनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी के फेक होने में या न होने में, वो थोड़ी टेक्निकल है। हर एक क्रिप्टो करेंसी अगर आप विकिपीडिया के ऊपर भी देखें तो उसके बैकबोन के ऊपर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। खासतौर पे जो मशहूर क्रिप्टो करेंसीज हैं, इधर मोनेरो या लाइट कॉइन, ये जो बिटकॉइन है, इनके पीछे एक टेक्नोलॉजी है, वो है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी। फिर उसके जो माइनिंग प्रोसीजर है वो भी देखे जाते हैं कि इसके अंदर माइनिंग कैसे हो रही है, क्या दुनिया के अंदर माइनिंग फार्म मौजूद हैं, वो क्रिप्टो करेंसी जो आप खरीदना चाह रहे हैं क्या उसकी माइनिंग भी हो रही है या नहीं। अगर उसकी माइनिंग नहीं हो रही, आपको कहीं उसकी माइनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो वो क्रिप्टो करेंसी फेक है। माइनिंग बेस करती है टेक्निकली अगर हम देखें तो प्रूफ ऑफ वर्क पे। प्रूफ ऑफ वर्क के लिए आपको बहुत सारे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। वो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज यूज नहीं कर रही, तो उस सूरत में वो एक फेक करेंसी है। आप एक करेंसी माइन कर रहे हैं, आपके मोबाइल का यूजेज नहीं बढ़ता, आपके मोबाइल की रैम या वो हीटअप नहीं होता, तो एक और बात कंसिडर कर लें कि माइनिंग जो है वो आपके मोबाइल में नहीं हो सकती। माइनिंग के लिए बहुत हैवी किस्म की प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है आपको। आपके पीसी के अंदर अगर आप माइनिंग कर रहे हैं, आपकी स्पेक्स बहुत अच्छी हैं और आप पीसी के अंदर माइनिंग पूल का हिस्सा बन के आप माइनिंग कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपके जो प्रोसेसर है, जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं, रैम, डिस्क, इसकी यूजेज बहुत बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट 80 to 90% तक उसका यूजेज बढ़ जाता है। तो उस सूरत में आपको श्योरिटी मिलती है कि जो माइनिंग मैं कर रहा हूं वो वाकई माइनिंग हो रही है। अगर आप देखें कि आप माइनिंग आपकी हो रही है, आपके कॉइन्स आपके ऐड होते जा रहे हैं और आपका पीसी बिल्कुल यूज नहीं हो रहा, वो लेस देन 20%, लेस देन 30-40% यूजेज पे होता है, तो उस सूरत में आपको जानना चाहिए कि ये एक्चुअल माइनिंग नहीं हो रही, जस्ट आपके डिजिट्स बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी सिक्योर कितनी है। तो क्रिप्टो करेंसी की जो क्रिएशन है वो है ही सिक्योरिटी की बेस। डिसेंट्रलाइजेशन जो है, एक सेंट्रल अथॉरिटी से इसको आजाद करने का जो मोटिव है वो इसी वजह से है कि इसको सिक्योर बनाया जाए। एक मैं वीडियो देख रहा था HBO की, उसके अंदर बताया गया था कि एक साल के अंदर सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो एरर रेट है वो 6 से 7% होता है। लेकिन बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जब से क्रिएट हुई है, बिटकॉइन की अगर बात करें तो 2010 से लेके अब तक
एक भी इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो फेक नहीं है। ब्लॉकचेन जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो इतनी मजबूत है कि इसको ब्रेक करने के लिए ब्लॉकचेन का जो पूरा नेटवर्क है उससे ज्यादा पावर चाहिए होती है। हैकर को उससे ज्यादा पावर चाहिए होगी तो उस सूरत में वो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक कर सकेगा और अपनी मर्जी की मैनिपुलेशन कर सकेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ब्लॉकचेन के अंदर या क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस वो हैं जो आपके डिजिटल वैलेट्स जो हैं वो मेंटेन करती हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैक हो जाती है तो वहां पे मौजूद जितने भी डिजिटल वैलेट्स होते हैं, मेरा, आपका, किसी का भी जो वैलेट होता है वो ब्रीच हो जाता है। तो उसके अंदर से एक लीगल ट्रांजैक्शन के तौर पे जो हैकर्स हैं एक्सचेंज के अंदर से वो अपने पास ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की हैक्स दुनिया में हुई हैं, जापान में, कोरिया में, और वो एक्सचेंजेस बंद भी हुई हैं। कुछ एक्सचेंजेस जो हैं वो रिलायबल नहीं थी, वो अपने जो कंज्यूमर्स थे, जो उसके यूजर्स थे डिजिटल वैलेट्स के, उनका डाटा या उनके जो क्रिप्टो करेंसी की अमाउंट थी वो लेके भाग गए हैं। तो इस सिस्टम को एस्टेब्लिश होने तक बहुत टाइम लगने वाला है। बहुत सारे मुल्क इसको लीगलाइज कर रहे हैं, जैसे चाइना, अमेरिका, रशिया, इंडिया, इवन के पाकिस्तान के अंदर भी अभी खबर आई है कि पीके सूबा है उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए एक फ्रेमवर्क, एक प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है। नो डाउट क्रिप्टो करेंसी इस फिएट करेंसी या डिजिटल करेंसी सेंट्रल अथॉरिटी बेस्ड कैश सिस्टम है, करेंसी सिस्टम है, इसको रिप्लेस करने वाला है, लेकिन इसके लिए 2 से 3 डेकेड्स लग सकते हैं। तो हमें क्रिप्टो करेंसी को थम्स अप देना चाहिए कि नहीं? जी, हमें क्रिप्टो करेंसी को थम्स अप देना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इस दुनिया का फ्यूचर है। अगर आप गूगल स्कॉलर पे जाके बिटकॉइन के बारे में पब्लिश होने वाली रिसर्च को सर्च करें तो 2009 के अंदर जो बिटकॉइन से रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल्स थे वो सिर्फ 83 थे। 2012 के अंदर ये तादाद बढ़ के 424 हो गई। 2016 के अंदर ये तादाद 3500 के करीब पहुंच गई, और 2021 के अंदर जब मैंने अभी इसको सर्च किया तो 1.5 लाख के करीब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश हो चुके। मींस के रिसर्चर्स जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर, और इससे रिलेटेड, इससे जुड़े जितने भी खतरात हैं, इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने में लगी हुई है। ये एक हॉट रिसर्च टॉपिक है और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पेमेंट मेथड के तौर पे इस्तेमाल होने वाला एक वाहिद जरिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के अंदर आपने बहुत सारी टेक्निकल चीजें क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सीखी होंगी। तो मैं इसको ब्रीफली अगर समराइज करना चाहूं तो सबसे पहले मैंने बात की कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये कैसे क्रिएट की जाती है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन है वो कैसे काम करती है, ब्लॉकचेन के पीछे हैशिंग टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, माइनिंग कैसे काम करती है, माइनर्स को क्या मिलता है, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। तो रियल वर्ल्ड के अंदर अगर कोई बंदा माइनिंग करना चाहता है या अपना एक डिजिटल वैलेट बनाना चाहता है और उसको कैसे अपने फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकता है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।